दोस्तों, तो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला है। जो हमारे बल्ब्स है ए और बी दोनों हमारा रेट किया हुआ है 12 वोल्ट और 40 वॉट, ठीक है। एंड यहां पर एक बल्ब सी है, राइट नाउ मेरा स्विच जो है वो ओपन है, यहां पर 12 वोल्ट का एक बैटरी है। अब मैं ये वाला स्विच एस जो है उसको मैं क्लोज करता हूं। जो बल्ब सी है उसका भी रेटिंग 12 वोल्ट पे ही किया हुआ है। सो व्हाट हैपेंस टू द ब्राइटनेस ऑफ ए इफ सी हैज वेरी हाई वॉटेज एंड बल्ब सी हैज वेरी लेस वॉटेज, ठीक है। अच्छा, जो हमारा वॉटेज होता है, पावर होता है, उसके बारे में अगर हम ध्यान दें तो पावर विल बी सिंपली इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई आर। तो P हाई का मतलब होता है R का लो होना, ठीक है, ओके। अच्छा, नाउ बिफोर दैट, बिफोर S was closed, S को क्लोज करने के पहले क्योंकि ये दोनों का रेजिस्टेंस हमारा इक्वल है, तो वोल्टेज अक्रॉस A जो है दैट विल बी वोल्टेज अक्रॉस B, दैट विल बी सिंपली इक्वल्स टू 6 वोल्ट। वोल्टेज अक्रॉस A विल बी इक्वल्स टू वोल्टेज अक्रॉस B, दैट विल बी इक्वल्स टू 6 वोल्ट, ठीक है, ओके। तो ऑब्वियसली अगर 12 वोल्ट पे 40 वॉट आ रहा है तो 6 वोल्ट पे वी स्क्वायर के साथ प्रोपोर्शनल होने के कारण जो हमारा ए वॉटेज राइट नाउ दे रहा है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, दैट विल बी इक्वल्स टू 10 वॉट। ऑब्वियसली वो बी का भी है, ठीक है, ओके। अब बल्ब सी को जो है वो मैंने कनेक्ट किया हूं। तो अगर फर्स्ट वाले पार्ट के बारे में देखूं, P इज वेरी हाई, उसका वेरी हाई वॉटेज है, दैट इंप्लाइज R विल बी प्रैक्टिकली टेंडिंग टू 0। तो एक जीरो रेजिस्टेंस का वायर B के साथ कनेक्ट हो गया है, तो बल्ब B इज नाउ शॉर्ट। बल्ब B जो है उसको मैंने शॉर्ट सर्किट कर दिया हूं, और बल्ब B को मैं जैसे ही शॉर्ट सर्किट करूंगा तो ऑब्वियस सी बात है B के अक्रॉस कोई ड्रॉप नहीं हो रहा है, तो जो भी 12 वोल्ट का ड्रॉप होगा वो A के अक्रॉस ही होगा। तो मेरे पास VA जो आ जाएगा दैट विल बी सिंपली इक्वल्स टू 12 वोल्ट। A के अक्रॉस जो आ जाएगा दैट विल बी सिंपली इक्वल्स टू 12 वोल्ट। तो हम सिंपली लिख सकते हैं जो पावर ऑफ A अभी राइट नाउ आएगा वो हमारा 40 वॉट होगा। तो सिंपल सी बात है, ब्राइटनेस इंक्रीजेस। एंड इन द कॉन्ट्री अगर सेकेंड वाले केस पर देखूं मैं, P इज वेरी लो, तो R प्रैक्टिकली टेंड्स टू इनफाइनाइट। तो सर्किट का ये जो वाला पार्ट है वो तो हमारा एक्टिवेट होने वाला ही नहीं है। तो सर्किट का ये वाला पार्ट अगर हमारा एक्टिवेट ही नहीं होने वाला है तो हम सिंपली लिख सकते हैं नो प्रैक्टिकल चेंज इन सर्किट। तो सर्किट में कोई भी प्रैक्टिकल चेंज नहीं हो रहा है, दैट इंप्लाइज पावर ऑफ ए अभी भी प्रैक्टिकली मेरा 10 वॉट ही रहेगा, नो चेंज इन ब्राइटनेस। यानी ए का ब्राइटनेस पे राइट नाउ कोई प्रैक्टिकल बदलाव तो आने वाला ही नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत बदलाव आएगा, बी का जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है ये वाले पार्ट का वो थोड़ा सा डाउन होगा, सर्किट पे करंट जो है वो हमारा बढ़ेगा, इसका ब्राइटनेस हल्का सा इंक्रीज करेगा, बट फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस उसको हम नजरअंदाज कर सकते हैं।
ओके ओके दोस्तों, एक एपरेंटली इनकम्प्लीट लुकिंग क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्या बोला है? A 50 watt bulb is inserted in a table lamp holder. The power in the connecting wires is equals to 0.1 milliwatt. Then find the power in the connecting wires if 100 watt bulb is inserted in that holder. And before we proceed any further, क्योंकि जो हमारा पावर लैंप होल्डर है वो एक कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करता है। R in the 50 watt will be definitely equals to R into the 100 watt, क्योंकि रेजिस्टेंस जो है वो डबल है, तो इसीलिए तो सेम वोल्टेज के कारण हमारा हो रहा है। ठीक है, सबसे पहले ये बात तो हम लिख सकते हैं। अब एक बात ध्यान दो, ये मानते हो या नहीं, R of connecting wires will be very less. Try to understand, जो हमारा बल्ब के थ्रू करंट फ्लो कर रहा है वही तो हमारा फ्लो कर रहा है इन द केस ऑफ बल्ब। तो ऑब्वियस सी बात है, दोनों में करंट अगर सेम है, एक क्या 50 वॉट डिसिपिटेट करता है और एक 0.1 मिली वॉट डिसिपिटेट करता है, सो वी हैव टू रियलाइज जो कनेक्टिंग वायर्स का रेजिस्टेंस है वो इतना ज्यादा कम है, प्रैक्टिकली सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में कोई फर्क नहीं डालेगा, और जो वोल्टेज का ड्रॉप होगा वो हमारा प्रैक्टिकली पूरा ही बल्ब के अक्रॉस ही होने वाला है। हमारा बल्ब के कनेक्टिंग वायर्स के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप जो है दैट कैन बी प्रैक्टिकली नेग्लेक्टेड। सो ट्राई टू रियलाइज R equivalent will be practically the resistance due to the bulb only. कनेक्टिंग वायर्स जो है वो हमारा रेजिस्टेंस में कहीं पर भी कोई भी तरीके से टेक पार्ट तो कर ही नहीं सकता है। सबसे पहले हम उस बात को रियलाइज करें, और एक बार जब हम ये वाले बात को रियलाइज कर चुके हैं, V जो है वो तो हमारा सेम है, R इक्विवेलेंट हमारा आधा हो गया है, तो करंट I जो होगा वो सिंपली हमारा 2 टाइम्स हो जाएगा। जो हमारा करंट I होगा सर्किट में वो हमारा 2 टाइम्स हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, पावर इन द कनेक्टिंग वायर्स इज नथिंग बट I स्क्वायर into the resistance of the connecting wires, that is very very small। तो I अगर 2 टाइम्स हो गया है तो I स्क्वायर 4 टाइम्स होगा। तो सिंपली बात यह है, जो अब जो पावर डिसिपिटेट होगा दैट विल बी 0.4 मिलीवॉट। यहां पर हमें R इक्विवेलेंट पे कनेक्टिंग वायर्स का रेजिस्टेंस को हम डेफिनेटली नेग्लेक्ट करने वाले हैं। इस बात को हम सबसे पहले रियलाइज करें। ओके दोस्तों, लुक एट दिस क्वेश्चन। ये हमारा सर्किट है, यहां पर एक वेरिएबल वोल्टेज का बैटरी है। द एमीटर इज कनेक्टेड टू रीड द करंट। इनिशियली जब हमारा ये वाला स्विच जो है वो हमारा ओपन था, तो एमीटर रीड कर रहा था 2.5 एम्पियर, और इन रेजिस्टर्स पे जो हमारा पावर डिसिपिटेट हो रहा है दैट इज गिवन टू बी 50 वॉट, 220 वॉट, 200 वॉट एंड 50 वॉट। The switch is nothing but a straight wire, ठीक है, of zero resistance, and now the switch is closed. The battery voltage is adjusted such that we still are getting a current of 2.5 ampere. तो हर एक रेजिस्टर में हमारा कितना पावर डिसिपिटेट होगा? So that is the question, ठीक है। Okay, let's see. अच्छा, try to realize सबसे पहले
जो अगर ऊपर वाला लाइन और नीचे वाले लाइन पे देखूं तो दोनों लाइन पे इंडिविजुअली इस पे और इस पे इक्वल करंट जा रहा है। तो जिस पे पावर डिसिपेशन 4 टाइम्स है उसका रेजिस्टेंस भी 4 टाइम्स होगा। सो बेसिकली इसका रेजिस्टेंस R है तो इसका रेजिस्टेंस 4R है, और इसका रेजिस्टेंस 4R होगा तो इसका भी R होगा। और क्योंकि ऊपर वाले और नीचे वाले दोनों लाइन तो हमारा इंडिविजुअली पैरेलल पे है, तो सिंपल सी बात है करंट हमारा इक्वली डिवाइड होगा, क्योंकि R इक्विवेलेंट दोनों लाइन पे सेम होगा। तो यहां पर भी 1.25 एम्पियर आएगा, यहां पर भी 1.25 एम्पियर आएगा। तो सिंपली व्हाट वी कैन राइट इज 1.25 का होल स्क्वायर इंटू R, दैट मस्ट बी इक्वल्स टू 50, एंड दिस इज नथिंग बट 5/4, तो 25/16, तो R जो हमारे पास आ जाएगा दैट विल बी 32 ओम, दैट विल बी सिंपली 32 ओम। ठीक है, नाउ अब जैसे मैं स्विच को क्लोज करूंगा तो वी हैव टू रियलाइज द सर्किट विल बी these two individually are going to be in parallel. These two individually are going to be parallel. So this is R, this is 4R. This is R, this is the 4R. यहां पर करंट जो एंटर कर रहा है वो 2.5 हो रहा है, तो यहां पर इस पॉइंट पे आके वो 4:1 पे डिवाइड होगा। सो 5 पार्ट में से 4 पार्ट ऊपर को मिलेगा। 2.5/5 इज नथिंग बट 0.5, तो 0.5, तो इसके थ्रू जो हमारा करंट जाएगा दैट विल बी 1 एम्पियर, एंड ऑब्वियस सॉरी मैंने यहां पे गलत लिख दिया हूं, एंड इसके थ्रू भी होगा हमारा 1 एम्पियर, और इसके थ्रू जो होगा वो होगा हमारे पास कितना आ जाएगा, सॉरी 2 एम्पियर एंड 0.5 एम्पियर, इस पे होगा 2 एम्पियर एंड इस पे हो जाएगा 0.5 एम्पियर, ये हमारे पास आ जाएगा। तो इन दोनों पे पावर इक्वल होगा और इन दोनों पे पावर इक्वल रहेगा, वो तो अभी भी रहेगा। तो P1 that will be equals to P4, ये 1 है ये 4 है, that will be 2 square into 32, so that will be simply equals to 128 watt. And P2 that will be equals to P3, 0.5 का स्क्वायर into 4 into 32, तो ये 4 तो कट जाएगा, तो यहां पर जो हमारा वॉटेज आएगा दैट विल बी सिंपली 32 वॉट, यानी नीचे वाले दोनों पे, ये वाले पे 32 वॉट, ये वाले पे 32 वॉट, और इन दोनों पे 128 वॉट जो है वो हमारा डिसिपेटेड होने वाला है। ओके ओके दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास यहां पर 3 रजिस्टर्स है लाइक दिस, और यहां पर एक बल्ब है और यहां पर एक स्विच है S। मैंने ये ऑब्जर्व किया, ये वाले स्विच को मैं ओपन रखूं या क्लोज करूं, उस बात पे बल्ब के ब्राइटनेस को कोई फर्क अगर नहीं पड़ता है, तो सवाल ये है बल्ब का ब्राइटनेस हमारा कितना होगा। तो फॉर बल्ब का ब्राइटनेस को मैं पहले R मान लेता हूं। तो सबसे पहले मैं सर्किट को रिड्रॉ कर रहा हूं फॉर द केस S is open। अगर हमारा स्विच जो है वो अगर हमारा ओपन हो तो इन दैट केस क्या होगा। तो सर्किट जो हमारे पास है वो है यहां पर 90, यहां पर है मेरा 180, यहां पर है मेरा R, यहां पर जो है वो है मेरा 90, और इन दोनों पॉइंट के अक्रॉस 54 वोल्ट जो है वो हमारा कनेक्टेड है।
ये जो है उसके अक्रॉस हमारा 54 वोल्ट जो है वो हमारा कनेक्टेड है। अच्छा, ऑब्वियसली 90 और आर सीरीज में, वो 180 के साथ पैरेलल में और वो हमारा 90 के साथ सीरीज में, तो आर इक्विवेलेंट जो टोटल आएगा दैट विल बी 90, ठीक है, प्लस 180 इंटू 90 प्लस आर डिवाइडेड बाय दोनों का सम 270 प्लस आर। तो जो करंट हमारा यहां पर सर्किट से जाएगा आई, तो आई हमारे पास सिंपली आ जाएगा 54 बाई आर इक्विवेलेंट। तो बल्ब के थ्रू जो करंट जाएगा, अगर मैं I1 देखूं तो I1 विल बी सिंपली इक्वल्स टू I इंटू 180 डिवाइडेड बाई 270 प्लस आर। ये हमारे पास आ जाएगा क्योंकि रेजिस्टेंस का इनवर्स रेशियो पे जो है वो हमारा डिवाइड होने वाला है, तो ये हमारा हो जाएगा, दैट विल बी द करंट। सो पावर P जो आएगा that will be equals to I1 square into R, यानी I square into 180 square divided by 270 plus R का whole square into R। ये मेरा इनिशियल पावर है when the switch is open। कैलकुलेशन बाद में करेंगे, पहले S को क्लोज कर लेते हैं एक बार के लिए। S is closed। अगर मैं स्विच को क्लोज कर दूंगा तो ऑब्वियस सी बात है, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट हमारा मर्ज हो जाएगा। ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट जो है वो हमारा सेम पॉइंट आ जाएगा। तो सर्किट जो हमारे पास बनेगा, ट्राई टू रियलाइज, ये 90 और आर हमारा आपस में पैरेलल पे कनेक्ट हो जाएगा। 90 प्लस आर जो है वो हमारा आपस में पैरेलल में कनेक्ट हो जाएगा। सो लेट्स विथड्रॉ द सर्किट। ऊपर मेरे पास R है, मेरे पास यहां पर 90 है, ठीक है। एंड नाउ अब अगर हम ध्यान दें, सो R के ऊपर वाला एंड यहां पर तो हमारे पास 180 है और यहां पर हमारे पास है 90, तो यहां पर जो हमारे पास आ जाएगा दैट विल बी 54, ठीक है। सर मैं सही ड्रॉ किया हूं क्या? नहीं, गड़बड़ किया हूं कुछ तो, सॉरी कहीं पर तो गड़बड़ हुआ है, सॉरी 90 और R हमारा पैरेलल पे आ गया है लाइक दिस। तो 90 जो है वो मेरा ये वाले एंड से यहां पर कनेक्टेड है इस तरीके से, ये वाले एंड के साथ कनेक्टेड है। तो 90 मेरा इस तरीके से आएगा एंड 180 मेरा इस तरीके से आएगा। तो यहां पर हम लोग साफ साफ ध्यान दे सकते हैं, जो हमारा टोटल करंट फ्लो करेगा, इसको अगर मैं I डैश बोलता हूं, सो ये दोनों का पैरेलल, उसके साथ 180 का सीरीज, ठीक है, उसके साथ 180 का सीरीज, यानी कुल मिला के बाद ध्यान दो, जो मेरा आर पे जो करंट होगा वो मेरा फाइनली दोनों में सेम होना चाहिए, क्योंकि आर तो हमारा सेम है ही है। तो बेसिकली दोनों केस में करंट जो है वो हमारा सेम होना चाहिए। ऑब्वियसली मैं स्क्वायरिंग करके इतना गंदगी नहीं मचाऊंगा, बेसिकली मैं करंट को इक्वल करूंगा। ध्यान देना, 90 और आर इन पैरेलल, उसके साथ 180 सीरीज। तो पहले जो आर डैश इक्विवेलेंट आएगा वो आएगा 180 प्लस 90 आर बाई आर प्लस 90, तो दैट विल बी 90 प्लस आर बाई 90 2R प्लस 180
plus R. So that will be 270 R plus 60 by R plus 90. ये इस पार्ट का हमारा R इक्विवेलेंट है और उसके साथ हमारा 90 जो है वो हमारा पैरेलल पे है। तो ये वाले केस पे जो हमारा इक्विवेलेंट R होगा that will be simply equals to 90 into 270 R plus 60 by R plus 90. 90 plus 270 R plus 60 by R plus 90. ये हमारा R इक्विवेलेंट होगा एंड नाउ वी सिंपली डिवाइड द बोथ थिंग बाय 90. तो मेरे पास यहां पे आ जाएगा और मल्टीप्लाई भी कर दो R प्लस 90 से 270 इंटू R प्लस 60. ठीक है, और यहां पर जब होगा ये 1 यहां पे आ जाएगा R प्लस 90 प्लस 3R प्लस 180. तो हमारे पास आ जाएगा 270 R प्लस 60 बाई 4R प्लस 270. ये हमारा R इक्विवेलेंट होगा. ठीक है, ओके दोस्तों, तो अब हम लोग देखते हैं करंट का डिवीजन पे. यहां पर पहला करंट जो है वो है मेरा I डैश. तो I डैश जो हमारे पास आएगा दैट विल बी सिंपली 54 डिवाइडेड बाई R इक्विवेलेंट यानी 4R प्लस 270 डिवाइडेड बाई 270 इंटू R प्लस 60. अच्छा, ये वाला लाइन पे आके जो डिवाइड होगा वो 90 इज टू दिस रेशियो पे डिवाइड होगा, यानी ये वाले ब्रांच पे जो करंट जाएगा तो I डबल डैश जो हमारे पास आएगा that will be simply I dash into 90 plus R dash equivalent. तो R dash equivalent का वैल्यू पुट कर लेता हूं 270 into R plus 60 by R plus 90. तो 90 से डिवाइड कर दो और ऊपर R प्लस 90 को ले जाओ, तो नीचे जो आ जाएगा दैट विल बी R प्लस 90 प्लस 3R प्लस 180 यानी 4R प्लस 270. यानी I डैश का वैल्यू अगर मैं पुट करता हूं 54 इंटू 4R प्लस 270 डिवाइडेड बाई 270 इंटू R प्लस 60. हमारा इस तरीके से डिवाइड होगा. एंड ध्यान दो 4R प्लस 270 जो है वो हमारा पूरी तरीके से कट हो चुका है, तो इसका वैल्यू आ गया है 54R प्लस 90 बाई 270 into R plus 60. एंड फाइनली जो हमारा ये वाले सर्किट पे जाएगा करंट I ट्रिपल डैश, दैट विल बी सिंपली इक्वल्स टू I डबल डैश इंटू 90 बाई R प्लस 90. R प्लस 90 दैट इज गॉन, तो 54 इंटू 90 by 270 into R plus 60. तो I triple dash will be simply 18 by R plus 60. ये हमारे पास आ जाएगा I ट्रिपल डैश जो इसके थ्रू करंट जा रहा है. अच्छा, पावर सेंड करने के लिए ऑब्वियस सी बात है करंट को हमारा इक्वल होना पड़ेगा. अच्छा, वहां पर जो हमारा I1 है, वहां पर जो हमारे पास I1 है उसके बारे में अगर मैं ध्यान दूं, सो दिस मस्ट बी इक्वल्स टू I1. I1 की जो वैल्यू है दैट विल बी सिंपली 180 बाई
270 प्लस आर इंटू 54 बाई आर इक्विवेलेंट। अच्छा, आर इक्विवेलेंट पे अगर मैं 90 बाई 270 प्लस आर को कॉमन ले लेता हूं तो मेरे पास कितना आ जाएगा? 270 प्लस आर प्लस 2r प्लस 180, ये हमारे पास आ जाएगा। सॉरी, ये हमारे पास I1 आ जाएगा। एंड यहां पर थोड़ा रिक्वायर्ड टर्म्स काट डालो। 270 प्लस आर, 270 प्लस आर गॉन, यहां पर ये कट के 2 हो गया है। अच्छा, यहां से मैं 3 जो है वो तो डेफिनेटली कॉमन में ले सकता हूं, तो यहां पर हो गया 540, तो यानी 3 अगर मैं काटता हूं तो ऊपर आ जाएगा 36 और नीचे आ जाएगा r प्लस 150। सो सिंपली इफ आई कंप्यूट तो मेरे पास आ जाएगा 18 बाई r प्लस 60, दैट विल बी 36 बाई r प्लस 150। तो यहां पर इसको काट दो 2, तो r प्लस 150 दैट विल बी 2r प्लस 120, तो r विल बी सिंपली इक्वल्स टू 30 ओम। तो इसके थ्रू जो हमारा R है वो हमारा 30 ओम है। बाय द वे कोई ये पूछ सकता है जो बताओ बेटे पावर कितना आ रहा है उसके अक्रॉस, तो ऊपर वाले पे पुट कर दो, वो ज्यादा आसान रहेगा। तो अगर हमारा R 30 है, ठीक है, अगर हमारा R जो है वो हमारा 30 है, तो हम सबसे पहले I1 का वैल्यू निकालना चाहेंगे। बाय द वे ऊपर वाले पे R इक्विवेलेंट कितना आएगा पहले, अगर हम ध्यान दें, सो R इज 30, so that will be 90 plus 180 into 120 divided by 300. This is gone. So this will be 4, that will be 72. So that will be 162 ohm. That is R equivalent. तो current I जो हमारे पास आएगा that will be simply 1/3 ampere. तो I1 जो हमारे पास आएगा that will be 1/3, 180 divided by 300, तो 6, 1/5 ampere. So that will be the current I1, ठीक है। तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कोई पूछेगा, so that will be simply equals to 6 volt, and जो पावर आएगा so that will be 1/5 square into 30, that will be simply 1.2 watt. तो विजुअली इजी बट कैलकुलेटिवली एक टफ क्वेश्चन जो है वो हमने यहां पर देख लिए हैं। ओके दोस्तों, तो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला है। मेरे पास 2 बैटरीज है लाइक दिस ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंसेस R1 एंड R2 एंड EMF ऑफ V1 एंड V2। तो सवाल ये है, यहां पर अगर हमारे पास एक वेरिएबल रेजिस्टेंस है, रियोस्टैट है बेसिकली, तो उस रियोस्टैट पे मैक्सिमम पावर जो है वो हमारा क्या हो सकता है। तो सिंपली हम लोग ग्रुपिंग ऑफ सेल्स का फंडे से यहां पर V1 और V2 हमारा पैरेलल पे है, तो हमारा जो V इक्विवेलेंट हो जाएगा दैट विल बी सिंपली V1 बाई R1 प्लस V2 बाई R2 by 1/R1 plus 1/R2, and that can be also written as a V1 R2, क्योंकि बाद में चाहिए होगा ये वैल्यू, तो मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख दे रहा हूं, डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, ठीक है। और जो हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस का R इक्विवेलेंट होगा दैट विल बी सिंपली R1 R2 बाई R1 प्लस R2। सो दिस R equivalent must be equals to R for maximum power, right? समझ में आ गया?
सो हमारा जो करंट होगा that will be simply equals to V equivalent by 2 into R equivalent. तो मैक्सिमम पावर जो हमारे पास आएगा that will be I square into capital R. There is nothing but R equivalent. So that will be simply V equivalent square by 4 into R equivalent. ये हमारे पास मैक्सिमम पावर आ जाएगा और अब सिंपली इसको वैल्यू पुट करनी है तो मैक्सिमम पावर विल बी सिंपली इक्वल्स टू कितना आ जाएगा हमारे पास दैट विल बी इक्वल्स टू V1 R2 प्लस V2 R1 का होल स्क्वायर बाई इसका स्क्वायर इंटू R इक्विवेलेंट तो एक तो हमारे पास कटेगा तो 4R1 R2 into R1 plus R2. So that will give me the maximum power. इन टाइप ऑफ केसेस के लिए हमें इस तरीके से हमेशा डील करनी होती है. ओके दोस्तों, हमें क्या करना है? हमें यहां पर जो रियोस्टेट का वैल्यू है वहां पर क्या रेजिस्टेंस होना चाहिए जो कि हमारा मैक्सिमम पावर जो है वो हमारा आ पाए एंड वो मैक्सिमम पावर अगर हम निकाल पाएंगे, ठीक है, तो भी हम निकालने का कोशिश करेंगे. तो ऑब्वियस सी बात है, विदाउट एनी लॉस ऑफ जनरलिटी तुम अपने मर्जी से कोई भी एक पॉइंट को 0 मान सकते हो. तो ये वाला पॉइंट 28 है और ये वाला पॉइंट जो है वो मेरा -10 पे है. ये डेफिनेटली मेरा x पे है तो ये वाला पॉइंट जो है वो मेरा है x + 10 पे. ठीक है. सो अगर हम ध्यान दें, हमें x का वैल्यू निकालना पड़ेगा. तो x का वैल्यू निकालने के लिए यहां का करंट को अगर मैं I1 बोलता हूं, यहां का करंट को अगर मैं I2 बोलता हूं, तो यहां का करंट को मैं I3 बोल देता हूं. ठीक है. सो ऑब्वियस सी बात है, I1 प्लस I2 दैट मस्ट बी इक्वल्स टू I3. ओके, तो मेरे पास क्या आएगा, ध्यान दो. अच्छा, I1 का वैल्यू क्या आ जाएगा मेरे पास? I1 का वैल्यू हो जाएगा 28 माइनस दिस, यानी 18 माइनस x बाई 3. अरे यार, I2 का वैल्यू में थोड़ा सा गड़बड़ लिखा. ठीक है, कोई बात नहीं, फर्क नहीं पड़ता ऐसे. मतलब I2 का डायरेक्शन मुझे उल्टा लेना चाहिए था लॉजिकली. ठीक है, चलो ले लेता हूं यार. ठीक है ना, थोड़ा सा उल्टा ले लेता हूं. हाँ, और I1 जो होगा वो हमारा I2 प्लस I3 आएगा, क्योंकि लॉजिकली x + 10 बड़ा होगा. राइट. सो ये जो हमारे पास आ जाएगा दैट विल बी x + 20 डिवाइडेड बाई R, प्लस यहां पर जो आ जाएगा करंट हमारे पास x बाई 6, यानी 6 इक्वल 6 माइनस x बाई 3, x बाई R प्लस 20 बाई R प्लस x बाई 6. तो अगर मैं x के बारे में देखूं तो x इंटू 1/6 प्लस 1/3 दोनों मिला के 1/2 हो गया, प्लस ये है हमारा 1/r. तो 6 माइनस 20/r दैट विल बी 6r माइनस 20/r. और इसका वैल्यू जो हो जाएगा दैट विल बी r प्लस 2/2r. नाउ r यहां पर हमारा कैंसिल हो गया, तो हमारे पास x का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ r हमारे पास आ चुका है. दैट विल बी 4 into 3r माइनस 10 बाई r प्लस 2. ये हमारे पास x है. तो जो रेजिस्टेंस कैपिटल R है उसके अक्रॉस जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस आएगा V, उसके अक्रॉस जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस आएगा V. सो V का वैल्यू हमारे पास सिंपली कितना आ जाएगा? दैट विल बी इक्वल्स टू
x plus 20. So that will be 4 into 3r minus 10 by r plus 2 plus 20. Now if we see that 12r यहां पर आएगा, यहां पर 20r आएगा, यहां पर 32r आएगा, और डिवीजन में हमारे पास कोई टर्म नहीं बचेगा, सॉरी एडिशन में हमारे पास कोई टर्म नहीं बचेगा. दैट विल बी 32r by r plus 2. So that will be the value of V, the potential difference. तो हमारे पास पावर जो आएगा that will be equals to V square by capital R. So that will be 32 square R by R plus 2 का whole square. अब इस पावर को हमें मैक्सिमाइज करना है, तो ये वाले पावर को मैक्सिमाइज करने के लिए सिंपल सी बात है, dp by dr, dp by dr that will be simply equals to, अगर हम ध्यान दें 32 स्क्वायर तो बाहर चला गया, यहां पर आ जाएगा r plus 2 होल टू द पावर 4, r plus 2 का होल स्क्वायर इंटू 1 माइनस 2 इंटू r plus 2 इंटू r, दैट इज इक्वल्स टू 0. अच्छा ऑब्वियसली बात है r plus 2 तो 0 हो नहीं सकता है, तो उसको पूरा चीज को मैं उधर भेज दे रहा हूं, तो r plus 2 minus 2r must be equals to 0, तो r must be equals to 2 ohm. तो मैक्सिमम पावर निकालने के लिए हमारा जो रेजिस्टेंस होना चाहिए वो हमारा 2 ओम होना चाहिए, और मैक्सिमम पावर अगर निकालने के लिए बोला दैट मैक्सिमम पावर will be simply equals to 32 square into 2 by r plus 2 का whole square यानी 4 का square. So that will be 128 watt. So that is going to be the maximum power. Now what is the second method? ये एक मेथड है डिफरेंशिएट वगैरह करने से. देखो अगर R हमें केवल निकालना पड़े तो उसके लिए हमें वो तरीका बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहता है. सो नाउ आई विल डिस्कस द मेथड 2. एंड दैट विल बी वाया थेवेलिन्स थ्योरम. नाउ जिस रेजिस्टेंस के अक्रॉस निकालना है वहां पर मैं पॉइंट लिख देता हूं ए और बी, एंड अकॉर्डिंग टू आवर थ्योरम मैं यहां पर पूरा चीज को वी थेवेलिन और यहां पर उसको मैं आर थेवेलिन से रिप्रेजेंट कर सकता हूं अक्रॉस ए एंड बी, एंड यहां पर जो है वो हमारे पास है सॉरी, तो बेसिकली हम आर थेवेलिन को जो है, जो आर थेवेलिन जो है वो आर थेवेलिन निकालने में हमें क्या करना पड़ेगा, वो अगर हमारे पास एक बार आ जाए तो कैपिटल आर जब आर थेवेलिन होगा उसी टाइम पे मैक्सिमम पावर होगा. अच्छा आर थेवेलिन निकालने के लिए सारे बैटरी को शॉर्ट कर दूंगा, तो this battery is short, this battery is short, this battery is short. So this line is providing no resistance. This line is providing also no resistance. तो यहां पर जो हमारा 6 है और यहां पर जो हमारा 3 है, 6 और 3 हमारा पैरेलल पे है, 6 और 3 का पैरेलल होता है वो हमारे पास होता है 2. तो R थेवेलिन का वैल्यू हमारे पास डायरेक्टली आ गया है 2 ओम. ठीक है, आर थेवेलिन निकालना बहुत आसान होता है, बस सिंपली बाकी सारे बैटरीज को शॉर्ट कर दो और तब जो सर्किट का आर इक्विवेलेंट है
वही हमारा आर थेवेलिन है। अब उसको निकालने का एक तरीका भी मैंने सिखाया था, जो वी थेवेलिन पहले निकाल लो, दैट इज द ओपन सर्किट पोटेंशियल डिफरेंस, और आई थेवेलिन निकाल लो, दैट इज द शॉर्ट सर्किट करंट। तो वी थेवेलिन बाय आई थेवेलिन इज नथिंग बट द आर थेवेलिन। बट अदरवाइज और एक तरीका भी है, सिंपली यहां पर ध्यान दो, हम यहां पर क्या कर लेंगे, सारे बैटरीज को जो शॉर्ट कर देंगे, 6 और 3 पैरेलल पे आया है, वो 2 आया है, तो मैक्सिमम पावर के लिए आर का वैल्यू जो होना चाहिए दैट मस्ट बी इक्वल्स टू 2 ओम। ठीक है, मतलब वी थेवेलिन कितना होगा, ये मैक्सिमम पावर अगर निकालना बोले तो वी थेवेलिन इज नथिंग बट द ओपन सर्किट पोटेंशियल डिफरेंस, यानी आई एम गोइंग टू कनेक्ट नथिंग बिटवीन द टू। सो इफ वी सी, यहां पर हमारे पास 28 है, यहां पर हमारे पास 6 है, एंड यहां पर हमारे पास एक 10 है लाइक दिस, और यहां पर हमारे पास एक 10 वोल्ट का बैटरी है। ठीक है, ये 28 है, ये 10 है, ये 3 है, ये 6 है। ओके, हाँ मतलब ये भी 10 है, तो ये वाला पॉइंट को अगर मैं 0 बोलता हूं तो ये वाला पॉइंट हमारा 10 है। ठीक है, ये वाला पॉइंट हमारा 10 है। सर्किट के अंदर अगर हम ध्यान दें तो ये दोनों बैटरी अपोज कर रहा है, यहां पर इस वाले लूप के अंदर हमारा करंट दौड़ेगा, ये वाला लूप के अंदर हमारा करंट दौड़ेगा, 28 के अकॉर्डिंग होगा। 28 माइनस 10 इज नथिंग बट 18, 28 माइनस 10 इज नथिंग बट 18। ठीक है, सो 28 माइनस 8 18 है, 18 बाई 9, तो यहां पर जो हमारा करंट फ्लो करेगा वो हमारा 2 एम्पियर करेगा। तो करंट हमारा इस डायरेक्शन पे है, करंट हमारा इस डायरेक्शन पे है अपवर्ड, तो ये हायर पोटेंशियल पे होगा। तो ये है मेरा 22, ये 22 है, तो ये 32 है। तो वी थेवेलिन हमारे पास सिंपली आ जाएगा 32 वोल्ट। वी थेवेलिन हमारे पास सिंपली आ जाएगा 32 वोल्ट, राइट। और ये अगर हमारा 32 वोल्ट है, आर थेवेलिन हमें मालूम है वो 2 ही है, तो जो हमारा पावर होगा P, दैट विल बी 32 स्क्वायर बाई 4 into 2। ठीक है, दैट विल बी 4 into 2, क्योंकि वी थेवेलिन आ गया है, आर थेवेलिन आ गया है, टोटल करंट जो होगा वो हमारा 8 हो जाएगा। ऐसा देख लो, टोटल करंट जो होगा वो हमारे पास 8 हो जाएगा, तो 8 स्क्वायर इंटू 2, दैट इज अ रेजिस्टेंस, दैट विल ऑल्सो कम आउट टू बी 128 वॉट। या फिर और एक तरीका है, सिंपल सी बात है, इन दोनों को बैटरी को जो है, ये दोनों बैटरी से एक इक्विवेलेंट बैटरी बना लो, और उसके साथ ये वाला बैटरी सीरीज में हो जाएगा, एंड फिर वहां से जो इन दोनों का जो हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, क्योंकि इसका तो कोई इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है, तो इन दोनों बैटरी का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और आर जो है वो हमारा इक्वल होना चाहिए। उस वाले मेथड से भी तुम आगे बढ़ सकते हो, इट रियली डजंट मैटर। ओके ओके, तो ये वाला क्वेश्चन पे क्या है, हमें आर निकालना है फॉर द मैक्सिमम पावर। डायरेक्टली थेवेलिन लगा देता हूं मैं। सो इसको ओपन करो, बाकी सबको शॉर्ट कर दो बैटरीज को। ठीक है, तो इन दोनों को शॉर्ट करूंगा तो 4 और 6 पैरेलल पे आएगा, सो दैट विल बी 2। 4 और 6 से पैरेलल 2.4। ठीक है, 4 और 6 से पैरेलल, दैट विल बी 2.4। ये 2.4 और 5 का डेफिनेटली हमारा क्रिएट होगा सीरीज, तो ये आ जाएगा मेरे पास 7.4। तो आर थेवेलिन जो है वो हमारे पास डायरेक्टली आ जाएगा 7.4 ओम। तो आर जो हमारे पास होगा दैट विल बी 7.4 ओम फॉर मैक्सिमम पावर। ठीक है, ओके दोस्तों, तो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला है।
मेरे पास यहां पर जो है 4 रेजिस्टेंस है, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। ये 3 है और इसके थ्रू जो करंट फ्लो कर रहा है वो है हमारा 8 एम्पियर। ये कांस्टेंट करंट सोर्स है, इट इज अ कांस्टेंट करंट सोर्स है। तो हमें आर का वैल्यू निकालना है जो कि हमें मैक्सिमम पावर जो है वो हमें मिल पाए, ठीक है। अच्छा, यहां पर करंट सोर्स है, करंट सोर्स के लिए थेवेनिन्स थ्योरम थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है लगाना। सो इसके लिए क्योंकि मैक्सिमम पावर भी निकालने बोला है, तो इसके लिए हम प्रॉपर इसको इक्विवेलेंट थेवेनिन सर्किट में कन्वर्ट कर लेते हैं। यहां पर अगर मेरा पॉइंट है ए और यहां पर है हमारा बी, तो यहां पर ए और बी के अक्रॉस वी थेवेनिन है, आर थेवेनिन है और यहां पर एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्ट है ए और बी। सबसे पहले वी थेवेनिन निकालना है एंड वी थेवेनिन इज नथिंग बट द ओपन सर्किट पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। वी थेवेनिन जो है, वी थेवेनिन इक्वल्स टू वी ए बी व्हेन R टेंड्स टू इंफिनिटी। ओपन सर्किट मतलब उसके थ्रू कोई करंट नहीं जाना चाहिए, तो R टेंड्स टू इंफिनिटी। सो यहां पर अगर हम सर्किट बनाएं, सो ट्राई टू रियलाइज, हमें सर्किट कुछ इस तरीके से मिलेगा। दिस इज द करंट सोर्स, ठीक है, एंड यहां पर जो है this is 3, this is a 1, this is a 1, this is 3. Obviously 3 और 1 सीरीज पे दोनों तरफ का रेजिस्टेंस हमारा इक्वल है, तो करंट हमारा इक्वल अमाउंट पे डिवाइड होगा। तो दोनों में जो करंट जाएगा वो हमारा जाएगा 4 एम्पियर। तो ये वाला पॉइंट को अगर मैं 0 पे बोलता हूं तो ये वाला पॉइंट आएगा -12 पे, ये वाला पॉइंट आएगा मेरा -4 पे। तो वी ए बी इक्वल्स टू -8 वोल्ट। एंड दूसरा जो है, हमें शॉर्ट सर्किट करंट निकालना है। तो बेसिकली में ए और बी के थ्रू हम अब जो निकालना चाहेंगे दैट इज द शॉर्ट सर्किट करंट। तो R जो है उसको मैं 0 बना दूंगा। तो A और B पॉइंट जो है वो हमारा शॉर्ट हो गया है, A और B जो है वो हमारा शॉर्ट हो गया है। तो ये अगर हमारा शॉर्ट हो गया है तो हमें सर्किट कुछ इस तरीके से नजर आएगा। ध्यान देना, इन दोनों पॉइंट के बीच में एक हमारा इस तरीके से शॉर्ट वायर है ए और बी के बीच में, और जो हमारा करंट सोर्स है वो हमारा यहां पर 8 एम्पियर है। नाउ ट्राई टू रियलाइज, ये वाला 3 और ये वाला 1 हमारा पैरेलल पे है, और ये वाला 3 और ये वाला 1 भी जो है वो हमारा पैरेलल पे है। तो ऑब्वियसली बात है, जो हमारा टोटल करंट, टोटल जो रेजिस्टेंस होगा, दिस विल बी 3/4, दिस विल बी ऑल्सो 3/4। तो नेट जो हमारे पास R इक्विवेलेंट आएगा दैट विल बी 3/2 एम्पियर। ठीक है, लिख देता हूं 3113। एंड नाउ अगर हम ध्यान दें यहां पर थोड़ा सा, ये 3/2 ये R इक्विवेलेंट है, ठीक है। तो ये वाला करंट जो हमारे पास जब आएगा 8 एम्पियर का, ऐसे R इक्विवेलेंट निकालने की कोई जरूरत नहीं, तो मैं ऐसे ही निकाला हूं। ये 3:1 पे डिवाइड होगा, जहां पे इसको 3 पार्ट मिलेगा और इसको 1 पार्ट मिलेगा। तो ऑब्वियसली बात है
इसके थ्रू करंट जो होगा दैट विल बी 6 एम्पियर, और इसके थ्रू करंट जो होगा वो होगा 2 एम्पियर। एंड सिमिलरली निकलने के दौरान यहां पर होगा 6 एम्पियर और यहां पर होगा 4 एम्पियर 2 एम्पियर। तो शॉर्ट सर्किट करंट जो है वो है मेरा 4 एम्पियर। तो ऑब्वियस सी बात है जो हमारा शॉर्ट सर्किट करंट है दैट विल बी सिंपली इक्वल्स टू 4 एम्पियर। तो हमारे पास आर थेवेलिन जो आएगा दैट विल बी वी थेवेलिन बाय आर थेवेलिन, that will be simply equals to 8/4, that will be 2 ohm। और एक बार हमारे पास जब आर थेवेलिन आ चुका है तो हमारे पास सर्किट पूरी तरीके से बन चुका है। बाय द वे मैंने गलत दिखाया हूं, इस तरफ हमारा 8 वोल्ट का बैटरी होगा और यहां पर है मेरा 2 ओम और यहां पर जो है मेरे पास है वेरिएबल रेजिस्टेंस कैपिटल आर। तो सिंपल सी बात है हमारे पास जो आ जाएगा पावर मैक्सिमम होने के लिए जो कैपिटल आर होना चाहिए दैट मस्ट बी इक्वल्स टू 2 ओम, और वो मैक्सिमम पावर निकालने के लिए करंट जो होगा दैट विल बी सिंपली 2 एम्पियर। तो पावर मैक्स का वैल्यू हो जाएगा आई स्क्वायर इंटू आर, that will be simply equals to 8 watt। तो थेवेलिन्स थ्योरम के इस्तेमाल से किस तरीके से हम रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं फॉर मैक्सिमम पावर, वो मेरे ख्याल से समझ में हमें आ चुका है। ओके दोस्तों, अब देखते हैं इन द सर्किट। अगर मैं एक आइडियल सेल को कनेक्ट करता हूं अक्रॉस ए बी, तो जो सर्किट में टोटल पावर डिसिपिटेट होता है वो होता है हमारा पी नॉट, ठीक है। और सीडी के अक्रॉस भी कनेक्ट करने पर हमारे पास पी नॉट ही होता है, और एडी के अक्रॉस कनेक्ट करने पर या बीसी के अक्रॉस कनेक्ट करने पर 3 पी नॉट अगर होता है तो सवाल यह है जो हमारा सर्किट के अंदर एसी के अक्रॉस कनेक्ट करने पर हमारा कितना हीट जनरेट होगा। सारे केस पे सेल जो है वो हमारा एग्जैक्टली सेम है। अच्छा ध्यान दो, क्योंकि ए बी और सी डी हमारा सिमेट्रिकल पोजीशन है तो लॉजिकली मैं एक चीज तो बोल सकता हूं, जो ए बी और सी डी का रेजिस्टेंस हमारा इक्वल होना चाहिए। एंड इन द सिमिलर लॉजिक, क्योंकि देखो ध्यान दो, ए बी के अक्रॉस कनेक्ट करूंगा तो ये R1 के साथ दिस पैरेलल में आएगा, इन तीनों का सीरीज जो है वो पैरेलल में आएगा, और सीडी कनेक्ट करने के लिए इसके साथ ये हमारा पैरेलल में आएगा। सो लॉजिकली ए बी और सी डी हमारा सिमेट्रिक होना चाहिए, और बाय सेम लॉजिक ए डी और बी सी जो है वो हमारा सिमेट्रिक होना चाहिए, ठीक है। सो आर इक्विवेलेंट अक्रॉस ए बी हो या फिर सी डी हो, अगर हम ध्यान दें दैट विल बी नथिंग बट R1 इंटू 2R2 प्लस R1 बाई 2 इंटू R1 प्लस R2। एंड सिमिलरली अगर हम ध्यान दें R इक्विवेलेंट अक्रॉस ए डी एंड बी सी अगर हम ध्यान दें, सो दैट विल बी सिंपली इक्वल्स टू R2 2R1 प्लस R2 बाई 2 टाइम्स R1 प्लस R2। सेल का तो हमारा ऑब्वियस सी बात है, जो हमारा पी नॉट होगा इसको मैं अगर R1 R डैश बोलता हूं और इसको अगर मैं R डबल डैश बोलता हूं, तो पी नॉट का वैल्यू जो है दैट विल बी V स्क्वायर अपॉन R डैश, और 3 पी नॉट का वैल्यू जो होगा
that will be equals to v square by r डबल डैश। ठीक है, मैट्रिक का मैंने v मान लिया हूं, तो सिंपली अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करता हूं, सो 3 विल बी r डैश बाई r डबल डैश, एंड r डैश बाई r डबल डैश अगर मैं देखूं, सो दैट विल बी नथिंग बट so that will come out to be r1 into 2r2 plus r1 by r2 into 2r1 plus r2, that will be equals to 3. So हमारे पास यहां से क्या आ जाएगा, r1 स्क्वायर plus 2r1 r2, that will be 6r1 r2 plus 3r2 square. Yani what I can see is r1 square minus 4r1 r2 minus 3r2 square, that will be equals to 0. ठीक है, that is what I can simply see यहां पर। So मेरे पास अगर मैं ध्यान दूं, r1 बाई r2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू r1 बाई r2 माइनस 3, दैट विल बी सिंपली इक्वल्स टू 0। क्या मैं सही लिखा हूं ना? हाँ सही है, सब कुछ सही है, या ठीक है। सो गंदा कैलकुलेशन है थोड़ा सा, तो r1 बाई r2 मेरे पास आ जाएगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। इट कैन नॉट बी नेगेटिव, सो इट विल बी प्लस, यहां पर हो जाएगा √28 यानी 2√7। सो r1 बाई r2 का वैल्यू जो है वो हमारे पास आ चुका है। ठीक है, ओके। अच्छा, तो r1 बाई r2 का वैल्यू जो भी आ गया है, तो यहां से मैं p0 का वैल्यू तो सिंपली लिख सकता हूं, दैट विल बी v स्क्वायर डिवाइडेड बाई r डैश। अच्छा, इसको एक बार के लिए k मान लो, r1, तो r1 को मैं kr2 लिख सकता हूं, तो k r2 स्क्वायर k प्लस 2 बाई 2 टाइम्स r2 k प्लस 1, दिस इज गॉन। So 2v square k plus 1 k into k plus 2 into r। So अब जब मैं AC के अक्रॉस कनेक्ट करूंगा, R इक्विवेलेंट अक्रॉस AC हमारे पास कितना आ जाएगा, दैट विल बी सिंपली r1 प्लस r2 बाई 2। ये वो दोनों हमारा पैरेलल पे आएगा, सो दैट विल सिंपली कम आउट टू बी k प्लस 1 इंटू r2 बाई 2, दैट विल बी द r इक्विवेलेंट। सो यहां का जो मेरे पास पावर आएगा p, that will be 4v square। ठीक है, बाई r, नहीं सॉरी, v स्क्वायर यहां पे 2 आ जाएगा, k प्लस 1 इंटू r2। अच्छा, v स्क्वायर का बाई r का वैल्यू अगर मैं पुट कर देता हूं, इनफैक्ट 2v स्क्वायर बाई r2 का वैल्यू पुट कर दो, so that will be k into k plus 2
बाई के प्लस 1 इसका होल स्क्वायर हो जाएगा into P naught. This is what we are going to get. So that will simply come out to be equals to P naught minus ऊपर वाले को लिख देता हूं +1 -1 कर देता हूं, तो ये वाला टर्म तो हमारा k+1 का होल स्क्वायर तो हमारा कट जाएगा, तो -1 बाई k+1 का होल स्क्वायर इंटू P naught. And now simply substitute the value of k to get the result. So that will be P naught into 1 minus 1 by 3 plus root 7 ka whole square. And after that we can simply compute. ठीक है, to get the result. मैं उसमें interested नहीं हूँ right now. बाहर में जाए, जो भी आएगा आएगा, उसको simply simplify कर लेंगे and then we will get the result. Okay? ओके दोस्तों, एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखते हैं. हमारे पास एक हीटिंग एलिमेंट है जिसका रेजिस्टेंस जो है दैट इज इक्वल्स टू कैपिटल आर. ठीक है, और उसका जो रेजिस्टेंस है वो 1 ओम, 2 ओम और 4 ओम के बीच में तुम कुछ भी चूज कर सकते हो. इट इज कनेक्टेड अक्रॉस अ सेल जिसका ईएमएफ है 12 वोल्ट और इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो है मेरा 1 ओम. ठीक है, जो सेल है उसका रेटिंग दिया हुआ है 2000 मिली एम्पियर आवर. व्हाट डज इट मीन? जो बिफोर द सेल एक्सपायर्स वो सेल 1 घंटे तक 2000 मिली एम्पियर का करंट जो है वो हमारा दे सकता है. एक हमारा जो ये सेल है वो सेल हमारा 2000 मिली एम्पियर तक का करंट दे सकता है फॉर 1 आवर. ठीक है, यानी बेसिकली ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस इज अ यूनिट ऑफ चार्ज. यानी मैं सॉल्व क्वेश्चन के पहले एक चीज लिख देता हूं, मैक्सिमम चार्ज दैट कैन पास थ्रू cell will be equals to 2 ampere into 1 hour. That will be 7200 coulomb. That is the maximum charge that can pass through it. ठीक है, अच्छा, तो सवाल यह है यहां पर बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ वाटर है तो बॉयल करके खत्म हो जाए, ये सब कोई डरो मत. पहले सेल खत्म होगा तब तक ये जो हमारा लिक्विड है उसका गर्म होता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है. तो व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ आर सच दैट द लिक्विड रिसीव्स मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट बिफोर द सेल एक्सपायर्स. ठीक है, और वो वाला वैल्यू को बोलो H0, कितना मैक्सिमम पावर जो मिल रहा है. एंड दूसरे वाले केस पे हमारा R क्या होना चाहिए जो कि फास्टेस्ट पॉसिबल रेट पर हमारा हीट ट्रांसफर हो टू दिस लिक्विड. तो सवाल यहां पर यह है वहां पर H0 का कितना फ्रैक्शन हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं. ठीक है, ओके, अब ध्यान दो क्वेश्चन पे. अच्छा, लॉजिकली एक बात मानते हो या नहीं, जो हमारा चार्ज पास करेगा वो तो दोनों केस पे ही इतना होगा, रेट कुछ भी हो सकता है, इट डजंट मैटर. सो अगर मैं बैटरी का टर्मिनल्स को बोलता हूं ए और बी, तो जो हमारा ओवरऑल बैटरी का वर्क डन होगा that will be Q into VAB. That will be the heat H. बैटरी उसके अंदर कुछ पार्ट जो है इंटरनल रेजिस्टेंस पे डिसिपेटेट हो रहा है वो हमारा काउंट नहीं होगा. बाकी जो हमारा बैटरी के अंदर जो हीट डिसिपेटेट होगा दैट विल बी सिंपली Q into VAB. यहां पे Q हमारा फिक्स है. ठीक है, अच्छा, बेसिकली ट्राई टू रियलाइज टू मैक्सिमाइज VAB
दैट विल बी नथिंग बट 12 माइनस जो हमारा सर्किट पे करंट है I इंटू द 1 ओम रेजिस्टेंस। यानी सिंपल सी बात है, I को हमें मिनिमाइज करना पड़ेगा और हमारे पास 3 ऑप्शन है। सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस को मैक्सिमाइज करना पड़ेगा। तो सिंपल सी बात है, H0 happens if capital R is simply equals to 4 ohm। अगर कैपिटल R का वैल्यू हमारा 4 ओम होगा तब हमारा करंट जो है वो हमारा मिनिमाइज होगा और मिनिमम I का जो वैल्यू आएगा दैट विल बी सिंपली 12/5, that will be 2.4 ampere, that will be the current। ठीक है, 1 और 4 का सीरीज तो यानी 5 हो जाएगा। करंट हमारे पास इतना होगा, तो हमारे पास VAB जो आएगा that will be 12 minus 2.4, that will be 9.6 वोल्ट। तो हमारे पास H0 का वैल्यू जो यहां से आ जाएगा दैट विल बी सिंपली 7200 कूलॉम इंटू 9.6 और यहां पर हमारा जो यूनिट हो जाएगा दैट विल बी सिंपली इन द जूल। तो कितना हो जाएगा, एक काम करते हैं 72 इंटू 10, वहां पर 7.2 है, दिस इज नथिंग बट 7.2 इंटू 9.6 किलो जूल। ठीक है, सो अगर हम ध्यान दें तो पहले 7 से मल्टीप्लाई कर दो, 42, 63 और फिर 0.2 से मल्टीप्लाई करो 1.92। ठीक है, सो दैट विल बी 69.12 किलो जूल। So that is the value of H0, that can be the maximum heat transferred और वहां पर हम R का जो वैल्यू लेंगे that will be equals to H0। दूसरा वाला पार्ट काफी सिंपल है। देखो, फास्टेस्ट रेट सिंपल मतलब एक ही होता है, जो हमारा कैपिटल R होना चाहिए, यानी पावर को मैक्सिमाइज करना है, वो हमारा तभी होता है जब इंटरनल और एक्सटर्नल हमारा इक्वल हो एंड दिस मस्ट बी इक्वल्स टू 1 ओम। तो करंट I वहां पर मैक्सिमाइज होगा और करंट I का वैल्यू जो आएगा दैट विल बी सिंपली इक्वल्स टू 6 एम्पियर। ठीक है, तो ये मेरे पास 6 एम्पियर आएगा। सो VAB जो हमारे पास होगा दैट विल बी 6 वोल्ट। तो ये वाले केस पे जो हीट हमारा जाएगा दैट विल बी सिंपली 7200 इंटू 6, सो दैट विल बी 7.2 इंटू 6 किलो जूल, तो 43.2 किलो जूल। इतना हीट हमारा उस केस में ट्रांसफर हो पाएगा बैटरी एक्सपायर करने के पहले। तो परसेंटेज ऑफ H0 अगर हमें निकालना हो दैट विल बी 43.2 डिवाइडेड बाई 69.12 इंटू 100, 6। सो 3/3 अगर मैं 2 से डिवाइड करूं, सॉरी दैट विल बी 100 बाई 1.6, यानी यहां पर हो जाएगा 8, ऊपर हो जाएगा 5। 8 6 48, 2, that will be 62.5%, यानी मैक्सिमम पॉसिबल हीट ट्रांसफर जो हो सकता है फास्टेस्ट रेट से करने जाऊंगा
उसका केवल 62.5% ही हमारा ट्रांसफर हो पाएगा। ओके, अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ध्यान दो। लुक एट द सर्किट। यहां पर जो रियोस्टेट है उसका वेरिएबल रेजिस्टेंस है, तो सवाल ये है जो कैपिटल आर का वैल्यू क्या होना चाहिए जो कि उस पर पावर जनरेटेड प्रैक्टिकली इंडिपेंडेंट ऑफ स्मॉल चेंज ऑफ आर हो जाए। यानी आर पे अगर हम छोटे मोटे बदलाव लाएंगे तो उस पर उसका जो पावर है उस पावर पे मिनिमम इफेक्ट जो है वो हमारा पड़ना चाहिए। देखो एग्जैक्टली जीरो इफेक्ट तो कभी भी नहीं पड़ सकता है, यानी बेसिकली वी हैव टू क्या करना पड़ेगा हमें, वो जो पावर है उस पावर का वेरिएशन को मिनिमाइज करना पड़ेगा, एंड वो मिनिमाइज करने पे हमारा क्या चीज है उस बात पे ध्यान दो। मेन फंडा, ट्राई टू रियलाइज। तो आर का अगर हमारा आर जीरो है फिर तो पावर जीरो होगा, बट वहां पे हल्का सा भी वेरिएशन करंट को ड्रास्टिकली बदलेगा तो पावर को भी ड्रास्टिकली बदलेगा। अगर अगेन आर इनफाइनाइट होगा तो भी हमारा करंट प्रैक्टिकली जीरो हो जाएगा, तो पावर उस केस में भी जीरो होगा। तो आर इनफाइनाइट के बदले कुछ भी होने जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है पावर पे इफेक्ट तो पड़ेगा। सो इफ वी रियलाइज प्रैक्टिकली इंडिपेंडेंट अगर बोला है, यानी डीपी बाई डी आर is approximately zero at that vicinity. यानी बेसिकली पावर वर्सेस आर ग्राफ का मैक्सिमा होगा, यानी वेरिएशन ऑफ पावर with respect to R will be minimized at a maxima of P versus R graph। जहां पे P versus R ग्राफ का मैक्सिमा होगा वहां पर हमारा पावर जो है, ट्राई टू रियलाइज इट इज गोइंग टू गेट मिनिमाइज्ड। सबसे पहले उम्मीद रखता हूं यह हमें समझ में आ चुका होगा, ठीक है। अब अगर एक बार ये फंडा समझ में आ गया है तो ये मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरी इस्तेमाल कर दो। इन दोनों पॉइंट के अक्रॉस अगर मैं देखूं ए और बी, सिंपली वी को शॉर्ट कर दो तो 20 और 30 हमारा पैरेलल पे आ जाएगा, तो R Thevenin will be simply 20 into 30 divided by 50, so that will be equals to 12 ohm. That will be the value of R Thevenin. So capital R also must be equals to 12 ohm. Yani if I draw the graph of P versus R, the graph will look something like this. Try to realize the rate of change is given by the slope of tangent. इस पॉइंट पे स्लोप ऑफ टेंजेंट जीरो है, बाकी हर पॉइंट पे जो हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट है वो हमारा एक नॉन जीरो वैल्यू देता है। सो दिस हैज द स्लोएस्ट रेट ऑफ चेंज। एग्जैक्टली उस पॉइंट पे तो हम बोल सकते हैं जो हमारा पावर होगा वो रेजिस्टेंस चेंज के साथ इंडिपेंडेंट होने वाला है। ओके